ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट 2 अब हम लोग देखेंगे। ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 देख चुके हैं। इसमें 8-10 प्रश्न बना के देखते हैं कि कितना प्रश्न बन रहा है। हम लोग जो एग्ज़ाम देते हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, यदि आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने में अगर 10 में से 9 प्रश्न यदि नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो तैयारी है वो अधूरा है। क्योंकि यदि 10 में से 9 प्रश्न आपको घर में बन रहे हैं तो आप विश्वास करिए जब आप क्लास में बनाइएगा तो 7 हो जाएगा और एग्जामिनेशन सेंटर में बनाइएगा तो वो 5 हो जाएगा। इसलिए कम से कम 9 प्रश्न आपको कहीं भी रहिए सही होना आवश्यक है। तो इसमें देखते हैं कि सेट 2 में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न हम लोग को ब्रह्मांड से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, यानी कि स्पेस में इनमें से कौन कौन नहीं पाया जाता है। हम लोग जानते हैं ब्लैक होल, हम लोग जानते हैं ये जो ब्लैक होल है ये पाया जाता है। तारा जब पूरी तरह मृत हो जाता है तो वही घटना को ब्लैक होल कहते हैं। बहुत बार हम लोगों ने अपने क्लास में डिस्कस किया है। एक क्वाशर होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है इस अंतरिक्ष का जिसमें बहुत अधिक लाइट होता है, तो ये भी अंतरिक्ष में पाया जाता है। एक होता है पल्सर, एक बाइक भी है पल्सर, वो स्टार के ही नाम पे है, तो एक स्टार का नाम ही होता है पल्सर। तो इनमें से 3 शब्द ऐसे हैं जो अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। है एक ब्रिस्टल स्टार, ये अंतरिक्ष का शब्द नहीं है, ये समुद्र विज्ञान का शब्द है। एक प्रकार की मछली होती है जिसे हम लोग ब्रिस्टल स्टार कहते हैं। जैसे एक जेली फिश होती है, स्टार फिश होती है, जो कंप्लीट फिश नहीं होती है लेकिन उसे हम लोग फिश नाम से पुकारते हैं। उसी प्रकार एक फिश है ब्रिस्टल स्टार जो समुद्र से संबंधित है, यानी कि इसका आंसर होगा ब्रिस्टल स्टार। आंसर इज 2 यानी बी। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह, यानी कि अगर एक हम लोग देखे थे कि स्टार का जो ग्रुप होता है उसे गैलेक्सी कहते हैं, लेकिन हम लोग को ये जानना चाहिए जो गैलेक्सी है वो एक डिफाइन फॉर्म में नहीं होता, यानी कि निश्चित आकृति में नहीं होता। अगर स्टार एक निश्चित आकृति में हो जाएगा तो उसे हम लोग गैलेक्सी या आकाशगंगा नहीं कह के उसे हम लोग नक्षत्र बोलेंगे, यानी कि कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। ताराओं का जो समूह है कॉन्स्टिलेशन कहलाता है, उसे ही हम लोग नक्षत्र कहते हैं। जैसे कि सप्तऋषि 7 ताराओं का समूह है जो एक डिफाइन फॉर्म में होता है, उसे हम लोग नक्षत्र कहते हैं। सप्तऋषि नक्षत्र है। तो यदि अगर तारा का जो समूह है वो 2 प्रकार का होता है। यदि तारा का समूह अनिश्चित आकृति में है तो उसे हम लोग गैलेक्सी कहेंगे। अगर निश्चित आकृति में नहीं है तो उसे हम लोग नक्षत्र कहेंगे। तो इसका आंसर होगा नक्षत्र। ताराओं का जो समूह है वो नक्षत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक यूनिट है, बंद करिए तो हट गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर यूनिट है। ये जो क्वेश्चन है कि लाइट ईयर, ये जो क्वेश्चन है लाइट ईयर यूनिट है किसका? तो प्रकाश वर्ष इकाई होता है दूरी का। जैसे हम लोग 1 किलोमीटर तय करते हैं या 2 किलोमीटर तय करते हैं तो हम लोग उसको किलोमीटर में बता सकते हैं, माइल में भी बता सकते हैं, कभी कभी हम लोग सेंटीमीटर में भी बता सकते हैं। लेकिन कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो लाखों करोड़ों अरबों में होती है, तो वैसे दूरियों को हम लोग किलोमीटर में तय नहीं कर सकते। जैसे कि 2 तारों के बीच की दूरी, तो अक्सर जब 2 तारों के बीच की दूरी की बात होगी तो उसे हम लोग किलोमीटर में नहीं बोलेंगे, वो किलोमीटर से भी आगे की चीज़ है। तो उस तरह के दूरियों को यानी कि 2 खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को
दो एस्ट्रोनॉमी में जो हम लोग पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत कोई भी यदि पिंड है तो उसके बीच के दूरी को हम लोग हमेशा प्रकाश वर्ष से ही मापते हैं, यानी लाइट ईयर से मापते हैं। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ये एक बहुत बड़ा यूनिट होता है किसी भी दूरी को, किसी भी डिस्टेंस को मापने का। उत्तराखंड पीसीएस 2006 में एक बार क्वेश्चन किया था कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। वही क्वेश्चन है, तारा जो एक खगोल शास्त्र का विषय है, तो अगर दो तारों के बीच की अगर आप दूरी ज्ञात करिएगा तो उसे हम लोग किलोमीटर में या माइल में न बोल के प्रकाश वर्ष में बोलेंगे। यानी कि तारों के मध्य की दूरी जब हम लोग को बोलना है तो हम लोग बोलेंगे कि दो तारों के बीच की जो दूरी है वो प्रकाश वर्ष में हम लोग मापते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। तीसरा क्वेश्चन है, अब देखिए इस तरह का जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है हमेशा आपको यूपीएससी के एग्जाम में मिलेगा। तो यूपीएससी जब 2010 के बाद अपना पीटी एग्जाम में पूछने का तरीका बदला तो कंसेप्चुअल प्रश्न वो पूछना शुरू किया और ये स्टूडेंट से मांग किया कि आप किताब से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वहीं तक आप सीमित नहीं रहिए। यदि आप ट्रेन से जा रहे हैं या पहाड़ों के बीच अगर आप घूम रहे हैं तो आप अपने इर्द गिर्द अवेयर रहिए। उस अवेयरनेस से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एक रीजनिंग टाइप का ज्योग्राफी में प्रश्न निकला है कि एक व्यक्ति है काली अंधेरी रात में, एक व्यक्ति है जो काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। रात है और ब्लैक रात है, बहुत डार्क रात है। उसे अपने गांव जाना है जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना होगा। यानी कि यहाँ पे यदि आपको ये पता नहीं है कि जो ध्रुव तारा होता है वो आसमान में किस दिशा में दिखता है तो इसका आंसर निकलेगा नहीं। यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि ये जो ध्रुव तारा है हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, नॉर्थ में दिखता है। तो सबसे पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब हम लोग पढ़ते नहीं हैं तब अगर दिशा देखते हैं तो सूरज जिधर से उगता है उसे हम लोग ईस्ट बोलते हैं, उसके अपोजिट हम लोग वेस्ट बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग किताब पढ़ रहे हैं या एटलस देख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा मैटर डिफर हो जाता है। वहाँ पे वो होता है जब हम लोग किताब पढ़ रहे हैं या क्वेश्चन बना रहे हैं तो ऊपर जो हुआ वो नॉर्थ होता है, जस्ट उसके नीचे साउथ होता है। तो 8 प्रकार की दिशा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यहाँ पे हम लोग को लगता है कि दिशा का नॉलेज तो अधिकतर लोगों को होता है, लेकिन आप विश्वास करिए कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें पीएचडी के स्टूडेंट को भी दिशा का ज्ञान नहीं होता। मेरा एक स्टूडेंट था, वो पीएचडी कर रहा है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और उससे दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पे पहले हम लोग को जान लेना है कि दिशा जो 8 प्रकार की दिशा है उसे हम लोग किस प्रकार एग्जामिनेशन हॉल में डिफाइन करेंगे। जैसे कि एक आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो साउथ होता है। ये ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। यहाँ पे आपको सन है तो सन के डायरेक्शन में ईस्ट हुआ, तो ये 4 दिशा है। उसके बाद जो 5वां दिशा ये है, 6ठा ये दिशा है, 7वां ये है, 8वां ये डायरेक्शन है। यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच को साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं। वेस्ट और साउथ के बीच को वेस्ट साउथ बोलेंगे और नॉर्थ और वेस्ट के बीच को नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे दिशा के संबंध में इसलिए बोला गया है क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। और मैंने कोई घमंड में ये नहीं बोला है कि जो एक पीएचडी का जो स्टूडेंट था हम लोग का, उसे
दिशा का ज्ञान नहीं था। गलती उसकी नहीं थी, गलती हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था की है। और हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है थ्योरी पे विशेष बल देता है और जो पढ़ाई है उसको अपने आसपास से अवेयर होने नहीं देता, इतना अधिक बोझ डालता है कि उस बोझ तले हम लोग अवेयर नहीं हो पाते। अगर कोई पीएचडी का स्टूडेंट है तो वो बस एक टॉपिक लेकर बैठ जाता है 10-10 साल तक और उसी टॉपिक में उलझ जाता है। अगर मान लीजिए कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो वो अशोक पे रिसर्च करेगा और उसके बाद वो पूरा दुनिया भूल जाता है, उसको कुछ आइडिया नहीं होता कि पॉलिटी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो ये गलती स्टूडेंट की नहीं, एजुकेशन सिस्टम की है। ये एक पीएचडी के स्टूडेंट को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और पीएचडी किए 4-5 साल हो गए हैं, उसे दिशा का ज्ञान नहीं है। पढ़ने के दौरान पता चला कि उसे दिशा का ज्ञान नहीं है, तो उसे बताया गया था कि नॉर्थ ईस्ट है तो उसके बीच नॉर्थ ईस्ट होगा, उत्तर पूर्व हम लोग इसको हिंदी में बोलेंगे, इतना जो आप लोग जानते होंगे। तो अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो नॉर्थ है यहाँ पे आपको ध्रुव तारा है। तो इतना तो अगर हम लोग जान रहे हैं कि ये ध्रुव तारा है और मेरा जो घर है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम लोग को यहां से यहां आना होगा। तो यहां से यहां आने के लिए हम लोग कौन से मार्ग को पकड़ेंगे? यहां पे एक रीजनिंग में ये भी जानना है, रीजनिंग में अक्सर वॉच से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मान लीजिए यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 6 बज रहा है, ये 3 है, ये 9 है। अगर 12 से सुई 3 की ओर आएगी तो बाएं जाएगी या दाएं जाएगी, और 12 से यदि 9 जाएगी तो बाएं जाएगी या दाएं जाएगी। तो अगर ये क्लॉक वाइज यदि सुई चलेगी तो वो टुवर्ड्स बायां, ये बाएं जाएगी। और एंटी क्लॉक चलती है 12 से 9 की ओर जाएगी तो ये दाईं ओर जाती है। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये जो 12 है नॉर्थ डायरेक्शन में है और हम लोग को पता है कि यहाँ पे ध्रुव तारा है और उसका जो घर है ये पूरब में है, तो वो बाईं ओर आएगा, बाईं ओर आएगा तब उसे अपना घर, अपना गांव मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा तो उसका घर उसको मिल जाएगा। यानी कि उसे जानना है कि ध्रुव तारा उत्तर में है और ये डायरेक्शन को यदि पकड़कर यहां से अगर वो बाईं ओर आता है तो उसे उसका घर मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों में आपको वॉच से संबंधित जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वो भी जानने आवश्यक हैं कि अगर आप घड़ी को देखते हैं, घड़ी 12 से 1, 2, 3, 4 होती है, वो क्लॉक वाइज होता है और क्लॉक वाइज को हम लोग बाईं ओर जाना कहते हैं, एंटी क्लॉक वाइज को हम लोग दाईं ओर जाना कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर चलकर रखकर चलेगा तो उसे अपना घर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो एक तो हम लोग जान गए थे पिछले क्वेश्चन से, ये जो ध्रुव तारा होता है ये नॉर्थ में होता है। ये जो ध्रुव तारा होता है ये नॉर्थ में होता है और ध्रुव तारे को संकेत करता है सप्तऋषि यानी कि 7 स्टार्स। अगर आप कभी आसमान में देखिएगा ध्रुव तारे को नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उसी को बताने वाला 7 प्रकार का स्टार होता है जिसे हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, और वो कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि होता है। यानी कि जिस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो सप्तऋषि है। इसका आंसर ए होगा। ठीक है, यानी कि ध्रुव तारा जो होगा अक्सर उत्तर दिशा में ही दिखेगा और ध्रुव तारा को 7 प्रकार के एक स्टार हैं जो पॉइंट आउट करते हैं, उस स्टार को सप्तऋषि कहते हैं। और हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा भी था, यदि तारों का व्यवस्थित समूह है तो वो कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल कहलाएगा।
तो ये प्रैक्टिस सेट 6 में इतने ही प्रश्न हैं। अब हम लोग मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।